गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम। तो गाइस स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। तो गाइस आज का जो सेशन है वो क्या है, वो है एक्सोजेनेटिक फोर्स। ओके, सेशन है एक्सोजेनेटिक फोर्स। गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ न्यूज़ देना है, न्यूज़ दे देते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और वो है दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्व आएगा, प्लस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीएस के वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, और ये सेशन हम बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, बहुत जल्द ही आपके देंगे ये सेशन। ठीक है, हम ये एग्ज़ाम आपको नवंबर या फिर दिसंबर में करवाने की जो मतलब कि वेबसाइट पर जो दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, वो यही है कि नवंबर या फिर दिसंबर में आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में हम पूरी डिटेल नहीं देंगे क्योंकि आप समझदार हैं और आप अगर मतलब आप समझदार हैं, आप जाके वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिएगा। तो जो भी है बस आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि जो सेशन है वो आने वाला है। ठीक है, पोस्ट है 5846 अर्थात 5846 पोस्ट हैं दिल्ली कांस्टेबल की। तो आपको ये सेशन बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस की नई न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ओके, आप जो भी यूज करते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट साइड में आपको बेल का आइकन क्या होगा देखेगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए। ओके, तो जब भी हम अब यहाँ से अपडेट करेंगे, जब भी आपको हम यहाँ से न्यू वीडियो अपडेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ ये जो सेशन है ना, ये सेशन आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाएगा, अर्थात आपको जो भी आंसर मिलेंगे उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको उसके प्लस में दिया जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, उसके प्लस में जो इम्पोर्टेंट होगा उस, जैसे कि अगर किसी स्टेट के बारे में आंसर आ रहा है तो आपको उस स्टेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपको मिलेगा सिर्फ यही इसी स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आप अगर अभी तक स्टडी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है टारगेट विथ स्टडी। ओके, तो ये जो सेशन है वो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसे दूर करने के बाद हम आपको ये सेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स या फिर बाह्य बल। ठीक है, बहिर्जनित या बाह्य बल। तो ये सेशन जो है वो है हमारा क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंडोजेनेटिक फोर्स हम पढ़ चुके हैं, अर्थात अंतर्जनित या फिर आंतरिक बल हम पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं बाह्य बल। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली का एक मोटिव देखते हैं। तो आज का जो मोटिव है वो देख लेते हैं। मोटिव क्या है, मोटिव है ये, मोटिव क्या कह रहा है कि देखो, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कहा क्या जा रहा है कि अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको एक गोल डिसाइड करना होगा, ना कि एक पर्सन या फिर कोई वस्तु डिसाइड करें। या फिर होता है ना कि अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक किसी पर्सन पे या फिर किसी चीज़ों पे अट्रैक्शन ना, तो वो नहीं करना, हमें अपने गोल के प्रति अट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो हमारा जो गोल डिसाइड हमने किया है उसके प्रति हमें क्या होना है, अट्रैक्ट होना है। और अगर जिस दिन ऐसा हुआ ना, आप यकीन मानिए आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन आप ऐसा कर लिए। ठीक है, तो मोटिव यही है कि इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही थंबनेल पे ही दिख गया होगा कि सेशन क्या है आपका, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपना। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो गाइज सेशन जो है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये यूपीएससी के मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सॉरी मेंस लेवल का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जब मैं एंडोजेनेटिक पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने 2 प्रकार के फोर्स की बात की थी, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक तो मैंने पढ़ा दिया, बट अगर एक्सोजेनेटिक नहीं पढ़ा था तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बिल्कुल देख ले रहे हैं, हालांकि आपका टॉपिक नहीं है। ओके, लेकिन हाँ क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। जैसे कि हमारी नदी जो हमारी चलती है ऐसे, ये नदी का टॉपिक है, जब चलती है तो ये ऐसे मुड़ जाती है ना, तो ये क्या होता है फिर जब ऐसे मुड़ती है तो ये एक ऐसे प्रकार की आकृति बन जाती है जिसे झील कहते हैं, ठीक है। ये झील गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जब नदी चलती है तो अपने साथ क्या करती है, अवसाद को जमा करती चलती है। अवसाद मतलब कि जो हमारे अपरदन करती हुई चलती है, ठीक है, यही होता है। तो आगे चलते हैं, आगे ये सब समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। ये गाइस जब हम अर्थ मूवमेंट पढ़ रहे थे, जब हम ये टॉपिक स्टार्ट किए थे अर्थ मूवमेंट का, तो उसमें बताया था कि अर्थ मूवमेंट जो अर्थ जो हमारी मूव करती है वो 2 प्रकार के बलों से मूव करती है। पहला क्या था हमारा एंडोजेनेटिक एंड सेकेंड क्या था एक्सोजेनेटिक, ठीक है। मैंने ये पहले ही बताया था जब अर्थ मूवमेंट पढ़ा रहा था, तो वहाँ बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है। तो वो उसको मूव करने के लिए 2 प्रकार के बल लगते हैं। पहला कौन सा, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, अर्थात आंतरिक बल या फिर बाह्य बल। ओके, तो देन फिर मैंने क्या बताया कि आंतरिक बल क्या होता है, 2 प्रकार से लगता है, एक तो डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। आंतरिक बल की वजह से 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, कौन से, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, तो सर जी ये धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। और सडन का मतलब क्या होता है, तो सर जी सडन का मतलब अचानक से होने वाला फोर्स, अचानक सडन, ठीक है। नाम से ही दिख रहा, सडन मूवमेंट अर्थात अचानक से लगने वाला फोर्स है। ओके, देखो डायस्ट्रोफिज्म, फिर मैंने क्या बताया कि डायस्ट्रोफिज्म में 2 प्रकार की 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है और माउंटेन बिल्डिंग होती है। ये डायस्ट्रोफिज्म अर्थात धीरे से लगने वाला जो धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है, उसमें 2 चीज़ें निर्माण होती है, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन बिल्डिंग। मैंने कहा मतलब मैंने बताया था जब हमारी लेयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करे तो क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड, जब नीचे की तरफ मूव करे तो उसे क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और हमारा जो माउंटेन बिल्डिंग है ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैसे होता है, टेंशनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स व्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, कंप्रेशनल फोर्स फोल्ड माउंटेन, ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टेंशनल फोर्स, ये सब हम बता चुके हैं। टेंशनल फोर्स क्या होता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, ठीक है। ये टेक्टोनिक वाले जो जब टेक्टोनिक का टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ भी ये मैंने बताया था, क्या टेंशनल या फिर डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, कंप्रेशनल या फिर कन्वर्जेंट टेक्टोनिक, ये दोनों ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो फिर क्या बताया, सडन मूवमेंट क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। ओके, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाला है। इससे क्या होता है, इससे 2 चीज़ें होती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, तो गाइज थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो एक्सोजेनेटिक गाइज ये 2 वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन से, पहला तो है एक्सो, देन अगला कौन सा है, जेनेटिक। एक्सो का अर्थ होता है बाह्य, और जेनेटिक जो है हमारा, ये जेनेसिस वर्ड से बना है, और जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, ओरिजिन, अर्थात जेनेटिक मतलब ओरिजिन। ओके, तो हम देखो
इससे क्या डिस्कस निकल सॉरी कंक्लूजन निकल रहा है कि बाहर से लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल। और आपको हिंदी में जब बता रहे हैं बहिर्जनित बल तो आपको वहाँ से भी लग रहा है कि बहिर अर्थात बाहर, ठीक है। तो बाह्य और बाहर से लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये क्यों लगता है, देखो पहले तो जाने क्या है, अब ये क्यों लगता है, अर्थात ये ऐसा क्यों होता है। तो गाइस सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर एक्सोजेनेटिक फोर्स काम ना करे तो अर्थ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहली बात, लाइफ संभव नहीं है। पहली बात यही है कि अगर ये ऐसा ना हो, ये फोर्स काम ना करे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी उसे समझते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब एंडोजेनेटिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि जब वल्केनिज्म जब पढ़ा रहा था, ठीक है, वल्केनिज्म पढ़ा रहा था, मैंने क्या बताया कि हमारा जो लिथोस्फेयर के नीचे की जो मैग्मा भरा पड़ा है, मेंटल में जो मैग्मा भरा पड़ा है, वो हमारी लिथोस्फेयर पे क्या करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। और वो मैग्मा कन्वेक्शनल करंट के रूप में चलती है, फोर्स लगाती है तो कन्वेक्शनल करंट के रूप में चलती है। कन्वेक्शनल करंट की एक थियरी है, ये सब हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट आज फिर से बता दे रहा। कन्वेक्शनल करंट की एक थियरी है। थियरी क्या कहती है कि कोई भी चीज़ अगर नीचे से उसे ऊष्मा दी जाती है तो उसमें से जो नीचे का मटेरियल होता है वो गर्म जो होता है वो ऊपर उठता है और ठंडा उसका स्थान लेने के लिए नीचे जाता है, ठीक है। तो ये जो करंट चलता है, ये जो ऐसे साइकिल चलती है, इसी को बोला जाता है कॉन्वेक्शनल करंट थियरी, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी सिर्फ समझने के लिए, एक्सोजेनेटिक समझने के लिए ये बता रहे हैं कॉन्वेक्शनल करंट। अब इसी टाइप का होता है क्या, हमारा अर्थ के नीचे मैग्मा जो है वो कॉन्वेक्शनल करंट का काम करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। देखो तो मैंने क्या बताया कि अर्थ के नीचे भरा पड़ा है मैग्मा और कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होती रहती है। ऊष्मा रिलीज क्यों होती रहती है, तो अर्थ के अंदर के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनका डिके होता रहता है, ठीक है, उनका क्षय होता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हीट होती है, ठीक है। तो कोर में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो क्या करती है, मेंटल को गर्म अर्थात हमारी जो मैग्मा है उसे गर्म करती है, ठीक है, गर्म करती है। तो गर्म मैग्मा जो है वो क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, और ठंडा मैग्मा उसका स्थान लेने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे साइकिल चलने लगती है, गर्म ऊपर और ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, ठीक है। फिर जैसे कि ये हमारी क्रस्ट है, ये मैग्मा इधर से ऐसे, इधर भी ऐसे चलेगा ना, तो ये ऐसे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये ऐसे इधर फोर्स, ये ऐसे इधर फोर्स, ये ऐसे इधर फोर्स, दोनों साइड फोर्स लगाता है। कौन सा, टेंशनल फोर्स लगाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्रस्ट को तोड़कर हमारा मैग्मा इसे ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसे बाहर, क्रस्ट को तोड़कर ऐसे बाहर आ जाता है और ये विभिन्न स्थलाकृतियों में जम जाता है। क्या, हमारा मैग्मा जब बाहर आता है तो ये लावा बन जाता है और लावा क्या होता है, हमारा विभिन्न स्थलाकृतियों में जम जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लेट्यू भी बनते हैं, दक्कन ट्रैप, ठीक है, ये इसी का एग्जांपल है। प्लेट्यू भी बनते हैं, प्लेन भी बनते हैं, माउंटेन भी बनते हैं, ठीक है, किलिमंजारो। मैंने बहुत सारे माउंटेन्स जब वोल्केनिज्म को टॉपिक करवा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे इसके एग्जांपल दिए थे, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल नहीं, सिर्फ आपको क्या एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में समझना है और जानना है, ओके। तो मैंने क्या बताया कि ये बाहर आके विभिन्न स्थलाकृतियों में ऐसे जम जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ऊपर से जो क्रस्ट होती है, जिसे हम भूपटल बोलते हैं, भूचरपटी या भूपरपटी, जो भी कहना है आप कह लीजिए, वो आपको कहना है, आपको समझना है, ठीक है। अभी हम क्या कहते हैं, भूपरपटी। तो जो भूपरपटी होती है ना, उस पर क्या होती है, विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए बाहर से एक फोर्स लगता है, ठीक है। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल, ठीक है। विषमताएं कैसे उत्पन्न होती है, देखो जैसे कि अगर ये फोर्स लगता ही रहे, ठीक है, अल्लाह मैग्मा हर जगह से बाहर निकलता रहे ऐसे, ठीक है। जब हर जगह से बाहर मैग्मा निकलता रहेगा तो क्या होगा,
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यही होगा कि हर जगह पे पर्वत पठार बनते रहेंगे और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जब हर जगह पे लावा या फिर भूकंप अर्थक्वेक आता रहेगा तो क्या होगा, कहाँ से लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी। समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए, समझ आएगा। ठीक है, तो हर जगह से जब यही होता रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट कहाँ से करेगी। ठीक है, तो उसी जो हमारी समतल मतलब कि जो हमारी विषमता है या फिर असमतल जो लैंड है उसी को काट छाँट कर समतल बनाने के लिए बाहर से एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, किसे जो हमारी अर्थ की जो हमारी विषमता है, जो हमारी असमतल पार्ट है, उसी को समतल बनाने के लिए उसे क्या करता है, बाहर से फोर्स लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बहिर्जनित बल या फिर बाह्य बल। ठीक है, इतनी बात समझ है। अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो डिफिनीशन क्या है, बाहर से लगने वाले फोर्स को ही बहिर्जनित बल या फिर बाह्य बल कहते हैं। तो गाइस इतने से सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, हमें रीजन जानना ज़रूरी होता है। अगला क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे कि ये बाहर निकल के ऐसे जम जाता है। ठीक है, ये माउंटेन बना, माउंटेन इससे बाहर मतलब कि जो फोर्स लगता है इसे काट छाँट कर समतल बनाता है ऐसे। ठीक है, तो वो जो बाहर से लगता है उसे ही क्या कहते हैं, बाहर से जो फोर्स लगता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य बल। और इस प्रोसेस को कहते हैं डेनुडेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेनुडेशन, अर्थात अनाच्छादन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनाच्छादन। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ये दो तरीक़ों से होता है। ठीक है, अनाच्छादन किसे कहते हैं, तो अगर अनाच्छादन पूछा जाए तो संपूर्ण क्रियाकलाप को, जो हमारी चट्टानों को काटना छाँटना होता है, चट्टानों को जो काट छाँट होती है, घिसने या फिर छोड़े होने की जो पूरी प्रोसेस होती है, अर्थात चट्टानों के काट छाँट की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, अनाच्छादन। ठीक है, चट्टानों के काट छाँट की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन दो तरीक़ों से होता है। ठीक है, एक तो चट्टानें टूटने फिर फूटने के बाद एक स्थान पे स्थित होती है। ठीक है, चट्टान जो टूटती फूटती है वो क्या होती है, एक स्थान पे ऐसे स्थित रहती है। और दूसरी टाइप जो होता है वो क्या होता है कि चट्टान टूटने के बाद ये ऐसे क्या कहते हैं, मतलब कि ट्रांसफार्म, हाँ यही होता है कि ये मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं, इतना समझिए, हिंदी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ आके यहाँ पे डिपोजिशन इनका डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनाच्छादन। अनाच्छादन कितने टाइप से, दो। एक तो स्थैतिक अर्थात जो हमारे एक जगह पे स्थित हैं, दूसरा गतिशील जो एक जगह से ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो गए। ठीक है, ये क्या हुआ, अनाच्छादन। अनाच्छादन कितने टाइप से बताए, दो टाइप से, कौन कौन से, स्थैतिक एंड गतिशील। ठीक है, ये बताया अनाच्छादन क्या होता है, जो हमारी चट्टानों के टूटने फूटने काटने छाँटने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे ही अनाच्छादन कहते हैं। दो टाइप से के होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्थैतिक जिसमें चट्टान टूटने फूटने के बाद क्या होती है, एक जगह पे अपने रहती है, एक ही स्थान पे रहती है। दूसरा होता है गतिशील जिसमें चट्टान टूटने के बाद दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट या फिर जमा हो जाती है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अगला जो मतलब कि अगली जो स्लाइड है हमारी वो इसी टाइप की है। ठीक है, तो ये दो तरीक़े से होती है। मैंने क्या बताया, अनाच्छादन जो होता है वो दो तरीक़ों से होता है, कौन कौन से, वेदरिंग एंड इरोजन। ये वेदरिंग जो होता है इसी को कहते हैं स्थैतिक या फिर अपक्षय। ठीक है, वेदरिंग अपक्षय होता है इसका, अर्थात मतलब इसकी जो मीनिंग होती है अपक्षय होती है। ठीक है, तो अपक्षय को दूसरा नाम स्थैतिक का दूसरा नाम ही अपक्षय है। होता क्या है कि इसमें चट्टानें टूटने फूटने के बाद एक ही स्थान पे मतलब कि रहती हैं, ये कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा
अपक्षय में दूसरा है हमारा इरोजन, जिसको कहते हैं अपर्दन या फिर गतिशील। इसमें क्या होता है, चट्टानें टूटने फूटने के बाद दूसरी जगह पे जाके जम जाती हैं। ठीक है, तो वेदरिंग कितनी टाइप के होते हैं, अर्थात अपक्षय जो हमारी एस्थेटिक है वो तीन तरह से होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और इरोजन कितने टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की। कौन कौन सी, सॉरी 3 टाइप्स की नहीं, इरोजन ये कई चीज़ों से होती है, जैसे कि आइस, रिवर वाटर, सी विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, इससे भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड अपने पास कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एक्सोजेनेटिक फोर्स या फिर एक्सोजेनिक फोर्स, बाह्य बल। देखो इसमें कई टाइप दिखाए गए हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। तो देखो मास मूवमेंट जो होती है वो होती है बृहद संचलन। ठीक है, बृहद संचलन। और डिपोजिशन क्या होता है, जमाव। ठीक है, ये दोनों इसी का एक मतलब इसी टाइप के हैं, इसी में इंक्लूड कर देंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे भाई, जो चीज़ हमारा दूसरी जगह पे जाएगा उसका कुछ द्रव्यमान होगा, हाँ, तो वो क्या होगा, इरोजन, अर्थात मास मूवमेंट इसमें आया। अब डिपोजिशन क्या होता है, कटाव। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो कहीं पे जमा होगा, हाँ जमा होगा, वही क्या है, डिपोजिशन। ठीक है, तो वो हम दोनों क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड करके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम डिस्कस क्या करेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक। कौन कौन से, एक तो वेदरिंग, दूसरा इरोजन। ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, फालतू में हम लेक्चर को लंबा नहीं करने वाले। ठीक है, टॉपिक यही है, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, वेदरिंग मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल क्या होता है, टेम्परेचर, फ्रीजिंग, सूर्यताप, हवा। ठीक है, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनसे होता है, जैसे कि सूर्यताप। ठीक है, सूर्यताप, इंसोलेशन, पाला, इन सब से क्या होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, केमिकल क्या होती है, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन सब से क्या होता है हमारा केमिकल। ठीक है, सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या होता है, ये होता है सर जी रासायनिक अपक्षय। ठीक है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय यही होता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल ये सब हम आगे देखेंगे। इरोजन में क्या होता है, रनिंग वाटर से इरोजन होता है, अपरदन होता है। ठीक है, जैसे कि कोई पानी, रनिंग वाटर, रिवर वाटर समझ लेते हैं, जैसे कि नदी चल रही है तो ये क्या करती है अपने साथ, ये जो हमारे ये तटीय इलाके, उस तटीय जो मतलब जो तट होता है, ठीक है, जो कोस्टल होती है उसे क्या करती है, ये काटती छाँटती रहती है ऐसे। ठीक है, और उसके काटने छाटने के बाद उसके जो मलबे होते हैं वो ले जाके दूसरी जगह पे जमा करती रहती है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे जमा करती रहती है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुंदरबन डेल्टा। वो यही है, इसी का एग्जांपल है। वो क्या कर रही है कि मतलब कि जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना, तीनों नदियां हैं वो यही क्या करती हैं, ले मलबा ला के यहीं पे सुंदरबन डेल्टा को निर्माण करती हैं, जमा करके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो इसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो नदी क्या करती है हमारी, काटती छाँटती रहती है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इससे भी होता है, जैसे कि कहीं जल भरा है तो उसमें क्या करता है, वो प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से हमारा चट्टान टूट फूट जाती है। ग्लेशियर आप जानते हैं, हिमानी, इससे भी होता है। वेव एंड करंट इससे भी होता है। विंड इससे भी होता है। हमारा क्या, हवा से भी अपरदन होता है। ठीक है, तो टॉपिक यही है, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है हमारी अगली स्लाइड, ये रही एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले से ही समझ चुके हैं। यहाँ पे स्लाइड रखी है इसलिए इसे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि बाहर से लगे बल को बाह्य बल कहते हैं। क्या, बाहर से लगे बल को बाह्य बल कहते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं।
इसे विनाशकारी बल भी कहा जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा समझते हैं विनाशकारी बल क्यों कहा जाता है। ओके, देखो विनाशकारी बल क्यों कहा जाता है, तो मैंने क्या बताया कि एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से हमारे जो लैंडफॉर्म, नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से नए लैंड बनती है, कौन कौन सी, पहले तो पर्वत। ठीक है, सेकंड क्या बनती है हमारी, पठार। ठीक है, और मैदान। ये थ्री टाइप्स की मतलब कि लैंड बनती है अर्थ पे। ये तीनों टाइप्स की ही लैंड है, थ्री टाइप्स की ही लैंड है, मैदान, ठीक है, पठार एंड माउंटेन। अब जो फोर्स लगता है वो ए से फोर्स लगता है, तो इसे काटते छांटते हैं। जब इसे काटेगी छांटेगी और समतल बनाएगी तो ये ऐसे बनाएगा। तो ये जो विनाश ही तो कर रहा है ना, माउंटेन का विनाश ही तो कर रहा है, माउंटेन का विनाश कर रहा है। इसीलिए इसे मतलब किसी भी का भी, जैसे कि माउंटेन पे बताया तो माउंटेन का विनाश कर रहा है, अगर यही इस पे लगाए तो इसका विनाश करेगा, इस पे लगेगा तो इसका विनाश करेगा। तो ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है कि हाँ ये विनाश कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विनाशकारी बल। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे विनाशकारी बल। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि आंतरिक बलों के कारण धरातल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिए बाहर से बल लगता है जो पृथ्वी को समतल बनाता है। ठीक है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। हम ऑलरेडी अनाच्छादन डिस्कस कर चुके हैं, अनाच्छादन क्या होता है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए स्लाइड क्या कह रही है कि डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, स्लाइड क्या कह रही है कि डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय एंड अपर्दन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि चट्टानों के एक ही स्थान पर टूटने फूटने और विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं एस्थेटिक में। ठीक है, अगली क्या है, अपक्षयित पदार्थों का एक स्थान से अन्यत्र स्थानांतरण अपर्दन कहलाता है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, गतिशील। ठीक है, तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप पुनः देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए अपक्षय, क्या दिख रहा है, अपक्षय। ठीक है, देखो ये इमेज हम आगे आपको फुल डिटेल से दिखाएंगे क्योंकि इसमें तीनों टाइप के अपक्षय जो हैं वो तीनों टाइप के अपक्षय के एग्जाम्पल्स प्लस आपको इमेज दोनों दिखाई गई है। ठीक है, ये स्लाइड मैंने इसीलिए रखी है। तो देखो अपक्षय, अपक्षय क्या होते हैं, तीन टाइप के, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एंड जैविक अपक्षय। ठीक है, ये थ्री टाइप्स की होती है। भौतिक अपक्षय में क्या होता है, जो नेचुरल से होता है, रासायनिक अपक्षय जो केमिकल से होता है, और जैविक अपक्षय जो जीव जंतु से होता है। यही है भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एंड जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है मैंने बता दिया, जो नेचुरल से होता है, अर्थात जैसे कि सूर्य ताप, पाला, कोहरा, इन सब से जो हमारा अपक्षय होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय। ठीक है, रासायनिक अपक्षय जो केमिकल से होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, इन सब से जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, जैविक अपक्षय वो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधों से जैविक अपक्षय होता है। इन दोनों को एग्जांपल आपको इसमें दिखाया गया है इस इमेज में, जो कि मैंने आगे रखी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पे। ये देखिए इमेज देखिए, ये देखो ये जैविक अपक्षय है। ठीक है, जैविक अपक्षय, सबसे पहले फिजिकल अपक्षय देखते हैं। ये देखिए तापमान परिवर्तन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे 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 कि तापमान बढ़ता है तो चट्टानें क्या होती हैं हमारी, ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, चट्टानें ऐसे फैल जाती हैं, जैसे जैसे चट्टानें मतलब कि चट्टानों पे क्या होता है, तापमान बढ़ता है वो ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, चट्टानें फैल जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, टूट जाती हैं, उस वही क्या है हमारा तापमान परिवर्तन। ठीक है, ये फ्रीज पिघलाव, ये क्या है हमारा, फ्रीज अर्थात पाला जिसे कहते हैं, फ्रीज फ्रॉस्ट, ठंडा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी घाटी में
ठीक है। किसी घाटी में क्या भरा पड़ा है, वहाँ पानी भरा है, जैसे कि ये घाटी है, ठीक है, इसमें क्या भरा पड़ा है, पानी, ठीक है। तो ये जैसे कि ये क्या होगा, तापमान कम होने की वजह से ये क्या हो गया, हमारा बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, हमारा पानी जो है वो क्या हो गया, बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, अर्थात बर्फ़ में बदल गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी ऐसे फोर्स लगाता है चट्टानों पे, जो कि हमारी चट्टानों को तोड़ देता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो किसका है, तो सर जी वो है हमारे फिजिकल वेदरिंग का, ठीक है, भौतिक अपक्षय का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या होता है, जैसे कि किसी चट्टान, देखिए आप कभी कभी देखते हैं कि चट्टान के बीच में पेड़ पौधे उगाते हैं, चट्टान के मतलब चट्टान में ही पेड़ उगाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जड़ें जो हैं जब वो मोटी होती हैं तो वो क्या करती है, चट्टानों को तोड़ देती हैं। ये ऑलरेडी आप देख, आपके पास मतलब कि आपके आसपास होता रहता है, ठीक है। तो ये जानते ही रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए हवा, बारिश, लहरें, ये सब यही भौतिक, ठीक है, हवा, बारिश, लहरें, ये सब क्या है, भौतिक एग्जाम्पल, भौतिक अपक्षय का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रासायनिक टूट फूट, ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि हमारी जो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था हमारा अपक्षय। अपक्षय का पार्ट क्या था, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 टाइप्स के, कौन कौन से, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब अगला जो होगा वो होगा हमारा अपरदन, ठीक है। अगली स्लाइड क्या है हमारी, अपरदन। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये तो सर जी ये क्या है, अपरदन कितने तरीक़ों से होती है, अपरदन नदी से होती है, अपरदन भूमिगत जल से, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, सी वाटर, सागरीय जल से, हिमानी से, ग्लेशियर से, पवन, विंड से, इतने चीज़ों से क्या होता है हमारा अपरदन, ठीक है। बनता क्या क्या है वो देखो, वी आकार की घाटी नदी से, जलप्रपात और छिप्रिका नदी से, जलोढ़ शंकु नदी से, एलुवियल पंख, फैंस, ये सब क्या है, ये सब बनते हैं हमारे नदी से, ठीक है। गोखुर झील, गोखुर झील कैसे बनती है ये समझिए, देखो गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील बनती है जैसे कि ये हमारी नदी है, ठीक है, जिसका ढाल बहुत कम है, तो ये ऐसे घूमती हुई चलती है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि ये अपने साथ क्या करती है, जमा करती रहती है, अवसादों को जमा करती रहती है, तो ये ऐसे करती है, जमा करते करते ये यहीं से ऐसे घूम जाती है, ठीक है, क्योंकि ढाल कम है, वो कहीं से भी घूम जाएगी, ठीक है। तो ये जब इसे ऐसे काट के यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे आकृति के बन जाता है, ठीक है। गाय के जो पैर होता है ना, उसके नीचे एक पत्थर, सॉरी, हाँ उसके नीचे ही होता है। अब क्या होता है वो दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो वो ऐसे बन जाता है, ठीक है, गाय के खुर की तरह, ठीक है, गाय के खुर की तरह ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील, ठीक है, ये एक झील होती है, ठीक है। तटबंध, बाढ़ का मैदान, ये सब किससे बनता है, नदी से, ओके। और भूमिगत जल से लैपीस, घोलरंध, केंद्रा, अंधी घाटी, टेरा रोसा, हम्स, ये सब भूमिगत जल से बनते हैं। सागरीय जल से तटीय कगार, तटीय कंदरा, स्टैक, पुलिन, रोधिका, संयोजक रोधिका, ये सब किससे बनते हैं, सागरीय जल से, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप देख सकें कि क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। आपके 5 सेकंड का टाइमिंग है, आप ले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके ओके। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, अच्छे से पढ़ाई की, ओके। तो गाइस अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने न्यू सेशन की तरफ। न्यू सेशन क्या होगा, कैसा होगा, तो सर जी न्यू सेशन जो होगा वो होगा हमारा दिल्ली पुलिस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं उनके बारे में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको सॉल्व करवाएंगे
प्लस में आपको मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, वैकेंसी आई है कौन सी हमारी, दिल्ली कांस्टेबल। तो आपका जो नया सेशन होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, अर्थात दिल्ली कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, और कोई जो हमारी मतलब कि पोस्ट है वो भी कम है। और कम क्या है, एक पोस्ट है ना, हमें उसी के लिए फ़ाइट करनी है। एक पोस्ट काफ़ी है, हमें उसी के लिए फ़ाइट करनी है, ठीक है। तो फाइट के लिए रेडी रहिएगा। तो हम मिलते हैं नए सेशन के में। अगला जो सेशन होगा वो कल होगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको जो ये दिल्ली पुलिस का जो सेशन है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।